हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं सुकृति पांडे मेरे चैनल स्टडी एक्सपर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज ये हमारी 3rd क्लास है। हम आज कुपोषण के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं कि कुपोषण को कम करने के उपाय क्या हैं और इससे निपटने के लिए सरकार के द्वारा कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं और कौन सी पहलें हैं जो इस पर काम कर रही हैं। तो इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो हम इसमें कौन कौन से पॉइंट आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है कुपोषण से निपटने के लिए सरकार की वर्तमान पहलें क्या हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय पोषण मिशन। उसके बाद हम देखेंगे मध्याह्न भोजन क्या है, मिड डे मील। फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और उसके बाद एकीकृत बाल विकास सेवा। और हम देखेंगे कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय पोषण मिशन। वर्ष 2018 में शुरू किया गया यह मिशन बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करने हेतु भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। मतलब ये बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं सभी के लिए उनके पोषण में सुधार करने के लिए, ताकि उन्हें कुपोषण से बचाया जा सके, यह अभियान मुख्य रूप से चलाया गया है। राष्ट्रीय पोषण मिशन नीति आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय पोषण रणनीति द्वारा समर्थित है। इस रणनीति का उद्देश्य वर्ष 2022 तक भारत को कुपोषण से मुक्त करना है। तो ये था राष्ट्रीय पोषण मिशन, जिसका उद्देश्य था वर्ष 2022 तक भारत को कुपोषण से मुक्त करना। तो क्या ऐसा हो पाया है क्या, और यदि नहीं हो पाया है तो उसके पीछे कारण क्या है, वो भी हम आगे बताएंगे। लेकिन अभी हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। आगे हम देखेंगे मध्याह्न भोजन या मिड डे मील। केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसके अंतर्गत पूरे देश के प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य स्कूलों में बच्चों के नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति को बढ़ाने के अलावा उनके पोषण के स्तर में भी सुधार लाना है। सरकार ने बच्चों को स्कूल में भोजन देने की ये योजना शुरू की थी ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल आएँ कि हमें स्कूल में खाना दिया जाएगा, बच्चों की उपस्थिति बढ़े और उन्हें एक अच्छा पोषण भी मिले। तो ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं भी जाना चाहते, वो भी इस के तहत स्कूल जाना शुरू करेंगे और उनके पोषण स्तर को भी इस योजना के द्वारा सुधार में लाया जाएगा। 3rd हम देखेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में बनाया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य भोजन तक पहुंच को कानूनी अधिकार बनाते हुए समाज के सबसे कमजोर लोगों के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मतलब इस योजना का जो उद्देश्य है वो लोगों को एक अच्छा जीवन जीने के लिए कम मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता की खाद्यान्न की प्राप्ति कराना है और उनके जीवन को पोषण युक्त बनाना है। फिर है एकीकृत बाल विकास सेवा। इसे वर्ष 1975 में शुरू किया गया था। ICDS एकीकृत बाल विकास सेवा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS योजना, इसे 1975 में शुरू किया गया था। और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को और उनकी माताओं को भोजन, पूर्व स्कूली शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच जैसी रेफरल सेवाएं प्रदान करना है। मतलब 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं और उनकी माताएं हैं, उनके लिए उनका स्वास्थ्य देखभाल, उनकी टीकाकरण, उनको स्कूली पूर्व शिक्षा, उनका स्वास्थ्य संबंधी जो भी उनकी सुविधाएं हैं, सब कुछ इसके अंदर शामिल हैं। मतलब 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इस योजना के अंतर्गत सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि उन्हें अच्छा पोषण मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, ताकि उन्हें कुपोषण से बचाया जा सके। एनीमिया मुक्त भारत अभियान, इसे वर्ष 2018 में
एनीमिया में कमी की गति को सालाना 1 से 3% अंकों तक कम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। मतलब कुपोषण का एक कारण खून की कमी भी है, जो कि महिलाओं में देखने को, किशोरियों में देखने को मिलती है। तो इस एनीमिया मतलब खून की कमी जो लोगों में पाई गई है, जो कि कुपोषण का एक कारण है, इसे कम करने के लिए यह एनीमिया मुक्त भारत अभियान चालू किया गया था। आगे हम देखेंगे कि और आगे हमारी क्या पहल होनी चाहिए, आगे की राह क्या है जिससे कुपोषण को कम किया जा सके। तो हम देखेंगे पोषण संबंधी जागरूकता, मतलब लोगों को पोषण के प्रति किस प्रकार से जागरूक किया जा सकता है, वो हम देखेंगे। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कम लागत वाले खाद्य पदार्थों के महत्व एवं पोषण संबंधी गुणवत्ता के बारे में जनता को शिक्षित करने के रूप में जमीनी स्तर पर पोषण संबंधी जागरूकता को बढ़ावा देना आवश्यक है। मतलब सिर्फ यही नहीं है कि जो महंगे खाद्य पदार्थ हैं उनसे ही हमें पोषण मिलता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। कम लागत वाले खाद्य पदार्थ भी हैं जिनसे पोषण हमें अच्छी मात्रा में मिलता है। तो जनता को शिक्षित होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि कम लागत में भी खाद्य पदार्थ उगा सकते हैं, कौन से खाद्य पदार्थ हमें अपने भोजन में शामिल करना चाहिए जिनसे हमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिले। इस के बारे में लोगों को जागरूक करना। कम व्यय पर स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री के उपयोग से उपयुक्त शिशु आहार और पूरक खाद्य पदार्थ तैयार करने के सर्वोत्तम तरीकों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से परिवार की महिलाओं के साथ भी साझा किया जा सकता है। मतलब कम खर्च में भी जो स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री हैं उनको उपयोग करके भी हम बच्चों को अच्छा आहार दे सकते हैं, अच्छा पोषण दे सकते हैं। लोगों को ये ज्ञान होना चाहिए कि हम कम खर्च में भी, कम लागत में भी अच्छी गुणवत्ता वाला खाद्य पदार्थों का उत्पादन कर सकते हैं और कम पैसों में भी, कम खर्च में भी हम पोषण युक्त भोजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुपोषण का आरंभ में ही पता लगा लेना। अब सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि आपको कुपोषण जो है वो अर्ली स्टेज में ही पता चल जाए। जैसे नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं का एक अच्छी तरह से रिकॉर्ड बनाया जाना चाहिए। जैसे उनका जो विकास स्वास्थ्य चार्ट है वो आरंभिक चरण में ही कुपोषण का पता लगा सकता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रत्येक जिले में मध्याह्न भोजन योजना को एक सामाजिक लेखा परीक्षा के अधीन भी लाना चाहिए। कार्यक्रम निगरानी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग भी एक सार्थक विचार है। मतलब एक प्रॉपर स्वास्थ्य चार्ट होना चाहिए जो कि नवजात शिशु और गर्भवती महिलाएं दोनों का होना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि बच्चों का वजन कितना है, सही तरीके से उनका विकास हो रहा है या नहीं, गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको पर्याप्त पोषण मिल रहा है कि नहीं। तो इस स्वास्थ्य चार्ट से हमें सब कुछ प्रारंभिक स्टेज में ही पता चल जाएगा। और जैसे ही हमें पता चलता है कि नवजात शिशु या माता गर्भवती महिलाएं हैं वो कुपोषित होने वाली हैं या कुपोषण का शिकार हो सकती हैं, तो हम उसे शुरुआत में ही पता लगाकर उसका समाधान कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सुधार। मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार से महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर में निश्चित रूप से सुधार होगा। मतलब जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, गांव में जो स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं, जो सेवाएं चल रही हैं, उनमें यदि थोड़ा सुधार किया जाए तो महिलाएं और जो बच्चे हैं उनके पोषण को सुधारा जा सकता है और उन्हें कुपोषण की तरफ जाने से रोका जा सकता है। एक अच्छी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली जो टीकाकरण, मौखिक पुनर्जलीकरण, समय समय पर कृमिनाशक उपाय और सामान्य बीमारियों का उचित उपचार प्रदान करें, समाज में कुपोषण को रोकने में दीर्घकालिक योगदान कर सकती हैं। मतलब यदि लोगों को अच्छे तरीके से स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं दी जाएं, बच्चों का समय पर टीकाकरण किया जाए, उन्हें प्रॉपर तरीके से जो भी चल रही बीमारियां हैं उनका उपचार मिले, उनके बारे में उनको जानकारी रहे, तो कहीं ना कहीं कुपोषण को रोकने में मदद मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे व्यापक पोषण स्थिति।
पोषण केवल आहार तक ही सीमित नहीं है। इसमें स्वास्थ्य, जल, स्वच्छता, लैंगिक दृष्टिकोण और सामाजिक मानदंड भी शामिल हैं। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि कुपोषण जो है वो अच्छा पोषण ना मिलने की वजह से ही है। नहीं, इसमें खराब स्वास्थ्य, जल शुद्ध नहीं होना, अस्वच्छता होना, लैंगिक दृष्टिकोण मतलब लड़कों को ज़्यादा प्राथमिकता देना, लड़कियों की तरफ ध्यान ही न देना, और कुछ सामाजिक मानदंड भी इसमें शामिल हैं। इसीलिए अच्छे पोषण के साथ साथ यह भी जरूरी है कि जो पोषण संबंधी कमियों को दूर करने के लिए व्यापक नीतियों का विकास किया जाए। स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पोषण अभियान को समन्वित करने से भारत की पोषण स्थिति में समग्र रूप से परिवर्तन लाया जा सकता है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमें स्वच्छ जल, एक स्वच्छ वातावरण मिलेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जो कि लैंगिक दृष्टिकोण है, जो कि बेटे और बेटी के प्रति जो मानसिक धारणा है उसको कम किया जा सकता है। बेटियों को भी पर्याप्त मात्रा में पोषण, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा प्रदान की जाएगी। और पोषण अभियान जो कि महिलाओं और बच्चों के लिए ही है कि बच्चों को अच्छी मात्रा में पोषण मिले। यदि ये तीनों जो हमारी योजनाएं हैं, जो अभियान है, इनको समन्वित करके एक सही दिशा में अग्रसर किया जाए तो पोषण की स्थिति को बहुत हद तक सुधारा जा सकता है, कुपोषण को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कृषि पोषण गलियारा। क्या है कृषि पोषण गलियारा? भारत के पोषण केंद्र सबसे अधिक अल्प पोषित हैं और गांवों की पोषण सुरक्षा की जांच के लिए तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस कड़ी को चिन्हित करते हुए वर्ष 2019 में भारतीय पोषण कृषि कोष स्थापित किया था। उपलब्धता, पहुंच, सामर्थ्य, खाद्य की बेहतर आपूर्ति एवं उत्पादन और क्रय शक्ति बढ़ाने हेतु कार्यक्रम और बेहतर फसल उत्पादन के लिए किसानों का बेहतर कृषि मार्गदर्शन देश की पोषण सुरक्षा के लिए आवश्यक है। मतलब जो गांव हैं वहां पे ही अल्प पोषित लोग देखने को मिलते हैं जो अल्प पोषण से ग्रसित हैं। तो एक गांवों में क्या होना चाहिए? जो कृषि उत्पादन है, अच्छी खाद्य पदार्थ हैं, उनका उत्पादन है, क्या उनकी उपलब्धता कैसे होगी, कैसे कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, कैसे जो फसल है उसकी क्रय शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, अच्छी फसल उत्पादन कैसे हो सकती है, इसके प्रति किसानों का जागरूक होना, उनका मार्गदर्शन करना बहुत ही आवश्यक है। तो कृषि पोषण गलियारा के ये जो योजना है, इसके अंतर्गत किसानों का मार्गदर्शन किया जाएगा ताकि वो अच्छा कृषि उत्पादन कर सकें और ताकि अल्प पोषण से गांव के लोगों को बचाया जा सके और कुपोषण को रोकने में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुपोषण से बचने के जो और भी क्या उपाय हैं। तो कुपोषण को दूर करने के लिए अनेकों उपाय हैं जिसकी मदद से आप अपना और दूसरों का बचाव कुपोषण से कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे ब्रेड, चावल, आलू जैसे खाद्य पदार्थ जो कि रामबाण पौष्टिक आहार माने जाते हैं, जिससे हमें ऊर्जा और कार्बोहाइड्रेट के लिए कैलोरी मिलती है जो कि शुगर में परिवर्तित होते हैं और हमें ऊर्जा शक्ति प्रदान होती है, जिसके फलस्वरूप हम कुपोषण से अपना बचाव कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले हमें अपना भोजन, अपने आहार को सुधारना होगा। हमें, जैसा कि हम जानते हैं, संतुलित आहार और ऐसे आहार को अपने भोजन में शामिल करना है जिनसे हमें पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्व मिल सकें। नेक्स्ट हम देखेंगे दूध और दही खाद्य पदार्थ जिससे हमारे शरीर को वसा और वास्तविक शुगर के मुख्य स्रोत मिलते हैं। दूध दही को भी हमें अपने आहार में शामिल करना चाहिए। फल और हरी सब्जियां तो हैं ही जो हमें विटामिन प्रदान करते हैं और हमारे पाचन तंत्र को और भी स्वस्थ रखते हैं। मतलब सबसे पहला तो क्या है, हमें अपना आहार संतुलित करना है, आहार को पोषण युक्त बनाना है। नेक्स्ट है मांसाहारी भोजन जैसे मांस, मछली, अंडे से जो प्रोटीन मिलता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको ये ध्यान में रखना है, आप अच्छे से अच्छा खाना खाइए और प्रोटीन युक्त चीज़ों का ही सेवन करिए। अगर आपने ऐसा किया तो आप भी कुपोषण का शिकार नहीं होंगे। आप एग खा सकते हैं, दूध, दही, फल, हरी सब्जियां
अनाज, इनको अपने खाने में शामिल करिए ताकि आपको अच्छा पोषण मिल सके और आप किसी भी बीमारी के शिकार ना हो और कुपोषण से आपकी बचत हो सके। नेक्स्ट है, बच्चों को कुपोषण से किस प्रकार बचाया जा सकता है। तो इसके लिए कुछ पोषण हस्तक्षेप हैं, जैसे करीब 1 साल की उम्र तक बच्चों को अधिक से अधिक स्तनपान कराएं और फलों के रस के साथ साथ फैट, शुगर और सोडियम की अधिक मात्रा युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन सीमित रखें। ध्यान रहे, बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध का ही सेवन कराना है। मतलब बच्चा जब पैदा होता है तो तब से 6 महीने तक, जब तक बच्चा 6 महीने का होता है, बच्चे को सिर्फ माँ के दूध का ही सेवन कराना है। बच्चे को आप दूसरा कोई भी लिक्विड मत दीजिए, ना कि पानी या दाल का पानी या कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब बच्चा 6 महीने तक का होता है उसकी पाचन शक्ति बहुत ही कमज़ोर होती है, वो किसी भी चीज़ को नहीं पचा सकता है। तो जो माँ का दूध होता है उसमें पानी भी पर्याप्त मात्रा में होता है। तो लोग कहते हैं कि अब गर्मी है, बच्चे का गला सूख रहा होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। माँ के दूध में बच्चे को पर्याप्त पोषण मिल जाता है। बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही देना है। नेक्स्ट है, रात में माँ का दूध अधिक बनता है, अतः माँ रात में अधिक से अधिक स्तनपान कराएं। माँ चिंता एवं तनाव मुक्त रहें। मतलब माता को कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्रकार का तनाव नहीं लेना चाहिए, ताकि माँ का अधिक मात्रा में दूध बने और वो बच्चे को अच्छे तरीके से स्तनपान करा पाएं। जो भी कामकाजी महिलाएं हैं, काम पर जाती हैं, तो वो स्टोर करके मिल्क को रख सकती हैं और बाद में अपने शिशु को वो पिला सकती हैं। स्तनपान शिशु को बीमारियों से बचाता है। यदि माँ या शिशु बीमार हो तब भी स्तनपान कराना चाहिए। मतलब बच्चा बीमार हो या माँ बीमार हो, स्तनपान नहीं रोकना है, हमें बच्चे को स्तनपान कराना ही है। जब हम बच्चे को शुरुआत में ही स्तनपान करा देते हैं, मतलब बच्चा पैदा हुआ और हमने 1 घंटे के अंदर ही उसे पहला स्तनपान करा दिया, तो वो जो गाढ़ा पीला दूध होता है वो बच्चे के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। शुरुआती 3 से 5 दिनों तक यह दूध स्रावित होता है, जो कि पोषक तत्वों से भरपूर होता है और बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। शारीरिक संपर्क माता व नवजात के बीच घनिष्ठ संबंध बनाता है और बच्चे को गर्म रखता है। मतलब माँ का जो शारीरिक स्पर्श होता है वो बच्चे को गर्माहट देता है और दोनों के बीच एक बॉन्ड क्रिएट करता है। यह दूध निर्माण को प्रेरित करता है और दूध के स्राव को बढ़ाता है। माता और शिशु का जो संपर्क होता है वो दूध के स्राव को बढ़ाता है। नेक्स्ट देखेंगे, जीवन के प्रथम 6 माह के दौरान पूर्णतः स्तनपान। कोई भी बिकने वाला पूरक आहार स्तनपान के समक्ष नहीं है और माता के दूध का कोई विकल्प भी नहीं है। मतलब चाहे आप गाय के दूध की बात करें, कोई अन्य लिक्विड की बात करें या आप फॉर्मूला मिल्क की बात करें, पर माँ के दूध का कोई भी विकल्प नहीं है। माँ का दूध सबसे पहले ज़रूरी है बच्चे के लिए। माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है, जिसमें शिशु के आदर्श वृद्धि व विकास के लिए जरूरी सभी पोषक तत्व होते हैं। अलग से पानी की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि माँ के दूध में पर्याप्त मात्रा में जल भी होता है। माँ का दूध रोगों व मृत्यु से अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करता है। माँ के दूध में रोगों के से लड़ने की जो क्षमता होती है वो बच्चे को प्राप्त होती है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता। माँ का दूध डिब्बा बंद फॉर्मूला दूध की अपेक्षा पचाने में भी आसान होता है और फॉर्मूला दूध के विपरीत यह कब्ज नहीं उत्पन्न करता। मतलब माँ का दूध जो होता है वो आसानी से बच्चा पचा लेता है और उसे कोई कब्ज की शिकायत भी नहीं होती। लेकिन आप जो ये जैसे गाय का दूध है या फॉर्मूला मिल्क यूज़ करते हो आप, तो ये बच्चा आसानी से नहीं पचा पाता है, जिससे उसे कब्ज की समस्या हो सकती है। 6 महीने के बाद संपूरक आहारों को समय से देने की शुरुआत तथा 2 वर्ष या अधिक आयु तक निरंतर स्तनपान के साथ आयु के अनुकूल संपूरक आहार भी देना। शिशु के
6 माह के हो जाने के बाद आप केवल स्तनपान ही बढ़ते शिशु की पोषण ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता। अब जब बच्चा बड़ा हो रहा है, 6 महीने के बाद बच्चे का वृद्धि विकास और तेज़ी से होने लगता है, तो बच्चे को उसके अकॉर्डिंग और ज़्यादा पोषण की ज़रूरत होती है। तो अब बच्चा सिर्फ स्तनपान पर ही डिपेंड नहीं रह सकता, उसे और भी पोषण की ज़रूरत होती है। तो अब हमें शिशु को कुछ संपूरक आहार देने भी शुरू करने चाहिए। इसलिए निरंतर स्तनपान के साथ ही अर्ध ठोस आहार दिए जाना भी शुरू करना चाहिए। 6 से 24 माह के प्रत्येक बच्चे को आयु के अनुरूप ऊर्जा और पोषक तत्वों से भरपूर विविध संपूरक आहार बढ़ती मात्राओं व आवृत्तियों में दिए जाने चाहिए। जैसे बच्चे की आयु बढ़ती जाती है, जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है, हमें प्रत्येक बच्चे को आयु के अनुरूप ऊर्जा और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो हमें उनकी बढ़ती उम्र को ध्यान में रखते हुए उनके आहार में स्तनपान के साथ साथ थोड़ा थोड़ा भोजन भी शुरू करना है, जो कि अर्ध ठोस होना चाहिए। जैसे दलिया, पतला साबूदाना की खीर, खिचड़ी और पतला दाल चावल, फलों के रस, फलों की प्यूरी, ये सब हम उनके आहार में सम्मिलित कर सकते हैं ताकि उन्हें अच्छा पोषण मिले, वो अच्छी तरह से वृद्धि और विकास कर सकें। और बच्चे को प्यार व पूरी देखभाल के साथ आहार देना चाहिए। बच्चे को कभी भी गुस्से में या तनाव में लाकर भोजन नहीं कराना चाहिए। बच्चे को प्यार से अच्छी पूरी देखभाल करते हुए भोजन कराना चाहिए ताकि जो भी भोजन बच्चा कर रहा है वो उसके शरीर में अच्छे से लगेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे समय से और संपूर्ण टीकाकरण आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन ए संपूरक तथा कीड़े मारने की दवा। टीकाकरण से बच्चे को विभिन्न संक्रमित रोगों से सुरक्षित रखने में सहायता मिलती है और प्रत्येक बच्चे का 1 वर्ष की आयु तक समस्त प्राथमिक टीकाकरण कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद बूस्टर खुराकें देना चाहिए। मतलब टीकाकरण बहुत ही ज़रूरी होता है। साल भर के अंदर तक जो भी प्राथमिक टीकाकरण ज़रूरी होते हैं वो सब बच्चे को दिए जाने चाहिए। वर्ष में 2 बार पेट के कीड़े मारने की दवा देने से कीड़ों के प्रकोप की रोकथाम हो जाती है। मतलब बच्चों के पेट में कीड़े भी हो जाते हैं, तो वर्ष में 2 बार उन्हें कीड़े मारने की यदि दवा दी जाए तो उन बच्चों को पेट में कीड़े होने से जो भी बीमारी होती है उससे रोका जा सकता है। विटामिन ए की संपूरक खुराक सही मात्रा में देने से दृष्टि क्षमता अच्छी और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनी रहती है। विटामिन ए से युक्त भोजन दिए जाने के अलावा विटामिन ए पूरकों की 9 खुराकें अवश्य दी जाएं। प्रथम खुराक 9 महीने की आयु पर तथा इसके बाद हर 6 महीने पर 5 वर्षों की आयु तक दी जानी चाहिए। आयरन की कमी से होने वाली रक्त अल्पता, एनीमिया शिशुओं और छोटे बच्चों में प्रायः देखने को मिलती है, जिससे वे सुस्त, चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनकी सीखने की क्षमता घट जाती है और इस कारण से स्कूल में उनकी प्रदर्शन क्षमता पर असर पड़ता है। आयरन से भरपूर भोजन तथा आयरन व फॉलिक एसिड के संपूरक दिए जाने जरूरी हैं। अब मतलब बच्चों को खून की कमी ना हो, इसलिए बच्चों को आयरन से भरपूर भोजन देने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे बीमारी के दौरान और बाद में बच्चे को बार बार समुचित आहार दिया जाना। जब बच्चे बीमार होते हैं तो उनकी भूख कम हो जाती है, पर उन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि बच्चे एकदम कमज़ोर हो जाते हैं। वापस उन्हें पहले जैसा बनाने के लिए और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वो ऊर्जा कैसे मिलेगी? पोषक तत्वों से मिलेगी, अच्छे पोषण, अच्छे आहार से मिलेगी। तो बच्चों को वापस फिर से मजबूत बनाने के लिए, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बच्चों को थोड़ा थोड़ा आहार देना है। हमें बच्चों को बीमारी के समय पे भी स्तनपान कराना है और उनको आहार बंद नहीं करना है। बच्चे जो भी खाते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में उन्हें बार बार खिलाना है ताकि बच्चों को पोषक तत्व मिलते जाएं, पोषण मिलता जाए, उनकी ऊर्जा बढ़े और बच्चे जल्दी से स्वस्थ हो पाएं। किसी भी हालत में हमें आहार देना बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। हमें स्तनपान जारी रखना है और अधिक बार कराना है और जो भी तरल पदार्थ हैं वो हमें बच्चों को देना है। बच्चों को प्यार और पूरी देखभाल के साथ आहार देना है।
नेक्स्ट है किशोरियों में खाद्य और पोषक तत्वों को अधिक मात्रा में लेना, विशेषकर रक्त अल्पता एनीमिया की रोकथाम के लिए। मतलब किशोरावस्था तीव्र वृद्धि और विकास का चरण होता है। गर्भावस्था और दुग्ध निर्माण के लिए शरीर में पोषक तत्वों के संचय विकसित होते हैं। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किशोरियों में प्रायः देखने में आता है और भोजन में लिए जाने वाले लौह तत्वों की मात्रा कम बनी रहती है। शीघ्र विवाह हो जाने पर शीघ्र गर्भ धारण करने से कमजोर पोषण वृद्धि और विकास का अंतःपीढ़ीगत दुष्चक्र बन जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप गर्भभार वृद्धि कम हो जाती है और इसलिए वे कम भार वाले शिशुओं को जन्म देती हैं। मतलब किशोरावस्था में यदि ध्यान ना दिया जाए तो किशोरियों को खून की कमी बनी रहती है और जब वे गर्भ धारण करती हैं, गर्भवती होती हैं, तब भी उनमें खून की कमी बनी रहती है। खून की कमी बनी रहने के कारण उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी रहती है, उनका शरीर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, इसलिए जब वो बच्चे पैदा होते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर पैदा होते हैं। प्रत्येक किशोरी को उचित और पर्याप्त आहार दिया जाना चाहिए और आयरन, फॉलिक एसिड और अन्य विटामिनों व खनिजों से संबंध हो। मतलब आयरन, फॉलिक एसिड और पर्याप्त मात्रा में आयरन की मात्रा लेना हर किशोरी के लिए आवश्यक होता है। बाल विवाह की रोकथाम और प्रथम गर्भधारण में विलंब किशोरियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। मतलब बाल विवाह को रोका जाना चाहिए। कम उम्र में विवाह हो जाने से और कम उम्र में गर्भ धारण करने से किशोरियों के स्वास्थ्य में असर पड़ता है, इसलिए सही उम्र में विवाह होना चाहिए और सही उम्र में यदि आप गर्भ धारण करते हैं, आप माँ बनते हैं, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आपका होने वाला बच्चा भी स्वस्थ होगा, जिससे कुपोषण को बहुत ही हद तक रोका जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्यक्रम की असमर्थता के कारण। कार्यक्रम चलाए गए हैं उनके कहीं ना कहीं असमर्थ होने के पीछे क्या कारण है, ये हम देखेंगे। पहला पॉइंट है, कई विशेषज्ञ कृषि को कुपोषण से संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का अच्छा तरीका मानते हैं, किंतु देश की पोषण आधारित अधिकांश योजनाओं में इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। पोषण आधारित योजनाओं और कृषि के मध्य संबंध स्थापित करना आवश्यक है, क्योंकि देश की अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर है और सर्वाधिक कुपोषण ग्रामीण क्षेत्रों में ही देखने को मिलता है। मतलब कृषि की ओर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो कुपोषण की समस्या है वो ज़्यादातर गांव में ही देखने को मिलती है और ग्रामीण जो लोग होते हैं वो कृषि पर ही डिपेंड होते हैं, कृषि पर ही उनकी निर्भरता होती है। तो जब कृषि की ओर ध्यान दिया जाएगा, जो पोषण की योजनाएं हैं उनको कृषि से जोड़ा जाएगा ताकि अच्छा कृषि उत्पादन हो, लोगों को पर्याप्त मात्रा में अनाज मिले, तो जब उनके पास उनका खेती अच्छे से होगी, उनको पर्याप्त मात्रा में अनाज मिलेगा, उनका पेट भरेगा, तो फिर वो कुपोषण की ओर कैसे बढ़ेंगे। लेकिन सरकार योजनाएं तो बनाती है लेकिन कृषि से उनको जोड़ने के लिए वो असमर्थ है। कृषि से योजनाओं को यदि जोड़ा जाए, उनके बीच संबंध स्थापित किया जाए और कृषि को बढ़ावा देने के लिए कुछ किया जाए तो इससे कुपोषण को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, आंकड़े दर्शाते हैं कि पोषण अभियान जो कि कुपोषण को संबोधित करने की एक बड़ी पहल है, के आवंटित कुल राशि का 72% हिस्सा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर खर्च किया जा रहा है, जिसके कारण अभियान के मूल उद्देश्य पीछे छूट रहे हैं। मतलब पोषण अभियान के तहत जितनी भी राशि आवंटित हो रही है उसका 72% हिस्सा जो है वो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर खर्च किया जा रहा है। तो जो पोषण अभियान के मूल उद्देश्य हैं वो पीछे छूट रहे हैं। मतलब जिस उद्देश्य के लिए राशि आवंटित हुई है उतनी तो राशि उस पर खर्च ही नहीं हो रही है। तो ये जो कुपोषण को कम करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं उनकी असमर्थता को दर्शाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, बजट 2020 ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कई पोषण आधारित योजनाओं के तहत किया गया व्यय उनके अधीन आवंटित की गई राशि की तुलना में काफ़ी कम है। मतलब 2020 के बजट में हमें ये देखने को मिलता है कि कुपोषण से संबंधित योजनाएं या कार्यक्रम जो भी बनाए गए हैं
उनके अधीन जो भी राशि आवंटित की गई है उससे बहुत ही कम मात्रा में उसमें व्यय देखने को मिलता है। तो ये भी योजनाओं के सफलतापूर्वक ना चलने और कुपोषण को कम ना कर पाने की असमर्थता के कारण पर प्रकाश डालते हैं। तो आज हमने कुपोषण के बारे में देखा कि हमें कुपोषण को कैसे हम कम कर सकते हैं, क्या क्या हम कदम उठा सकते हैं, क्या उपाय हम अपना सकते हैं और सरकार के द्वारा इसके लिए क्या अभियान चलाए जा रहे हैं, कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं। तो हमारी कुपोषण से संबंधित आज ये 3rd लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तब मिलते हैं अपनी अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।